दोस्तों, आज तारीख हो गई 6 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया बुधवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। इंडिया या भारत विवाद पर केंद्र सरकार बोली, नाम बदलने की बात अफवाह। बीजेपी ने कहा विपक्ष क्यों है परेशान, देश का नाम भारत होना चाहिए इंडिया। इसको लेकर बहसों, तर्कों और प्रतीकों की राजनीति का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति हो गई हैं, तो वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं। इंडिया और भारत के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नाम बदलने की बात को कोरी अफवाह करार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि आखिर नाम बदले जाने से उनको क्या परेशानी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 देशों की बैठक के दौरान 9 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के गणमान्य लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेजा। इस पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसके बाद विपक्ष ने इस नाम को लेकर सरकार पर राजनीतिक तीर छोड़ने शुरू कर दिए। इस सब के बीच विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भारत सरकार में मंत्री हूं और G20 के लोगों में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, तो फिर बेवजह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा, आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मन में भारत को लेकर विरोध है। शायद इसलिए ही जब वह विदेश जाते हैं तो वहाँ पर भारत की आलोचना करते हैं। G20 समिट खत्म होने के बाद भारत सरकार ने इन 18 से 23 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित होना है। इस सत्र का एजेंडा सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में आशंका है। कभी विपक्षी दल अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार UCC लेकर आ सकती है, तो कभी वह कह रहे हैं कि सरकार संविधान में संशोधन कर इंडिया की जगह भारत कर सकती है। देखिए अगली बड़ी खबर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, 7 आरोपियों के खिलाफ FIR। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए दावा किया कि सभी हमलावर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि मंगलवार 5 सितंबर के शाम नीमच जिले में बीजेपी की जन आशीर्वाद निकाली गई थी। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने मार्च में शामिल होने वाले वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। MP भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह हमला सत्तारूढ़ दल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्सा को दर्शाता है। वहीं बुधवार को रीवा में पत्रकारों से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि मणिपुर की तरह मध्य प्रदेश में भी पथराव हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने नूह हिंसा का उदाहरण देते हुए कहा था कि यह मध्य प्रदेश में दोहराया जा सकता है। बता दें कि नीमच पथराव में कांग्रेस से जुड़े खेमा गुर्जर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा को मिले व्यापक जन समर्थन से कांग्रेस घबरा गई थी और इसलिए कांग्रेस समर्थकों ने नीमच जिले में यात्रा पर हमला किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। BD शर्मा ने कहा, मैं कांग्रेस के इस कृत्य की कड़ी आलोचना करता हूं और हम इन गुंडों को नहीं बख्शेंगे। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगली बड़ी खबर। EVM में वीवीपैट से गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई। आगामी राज्य चुनाव में सभी EVM में वीवीपैट में गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा। हर 7-8 मामले में मुद्दा फिर से आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जरूरत से ज़्यादा संदेह जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नवंबर में करेगा। याचिकाकर्ता को केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने को कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा, यह अदालत पहले ही जांच 1% से बढ़ाकर 5% कर चुकी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि EVM में त्रुटियां थीं। जस्टिस खन्ना ने कहा, उन्होंने कहा कि मानवीय त्रुटियां थीं। हर साल इस तरह की याचिका सामने आती है। इससे पहले 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया था। चुनाव आयोग से इस बार जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण को कहा था, क्या हम कभी कभी ज़्यादा संदिग्ध नहीं हो जाते? आप भी ज़रूरत से ज़्यादा संदिग्ध हो रहे हैं।
असल में होता यह है कि रजिस्टर में व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन वे ठीक से नहीं दबाते। जिन मतदान केंद्रों पर मशीनें रखी गई हैं उनकी संख्या एक नहीं बल्कि कई हैं। गिनती करते समय उन्हें जनशक्ति और अन्य चीज़ों को भी देखना होगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था कि हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। एक याचिका पर उन्होंने कहा था कि वे पूरी प्रणाली पर काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा था कि 3 रिकॉर्ड हैं, ईवीएम, वीवीपैट और रजिस्टर, जिसमें लोगों को हस्ताक्षर करना होता है। सभी 3 का मिलान होना चाहिए, लेकिन यह पाया गया कि रजिस्टर और ईवीएम के बीच भारी विसंगति है। हजारों विसंगतियां होती हैं। यह विचार सही नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे यह सही गिनती का संकेत नहीं देता है। देखिए अगली बड़ी खबर। परिणीत चोपड़ा के हाथों में सजेगी मेहंदी, दूल्हा बनेंगे राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अभिनेत्री परिणीत चोपड़ा सितंबर महीने में उदयपुर में शादी करेंगे। लेक सिटी में इस शादी समारोह की तैयारी गोपनीय तरीके से शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि शहर के 2 होटल, जिसमें लीला पैलेस और उदय विलास शामिल है, इनमें वैवाहिक रस्मों का आयोजन होगा। यह शादी 23 और 24 सितंबर को होगी। राघव चड्ढा परिणीत चोपड़ा 24 सितंबर को 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार होटल की बुकिंग हो चुकी है, तैयारियां भी जोरों से चल रही है। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत का आयोजन होगा और 14 सितंबर को शादी होगी। इस शाही शादी के रिसेप्शन अन्य किसी बड़ी सिटी में होने की भी जानकारी मिल रही है। राघव चड्ढा राजनीति से जुड़े हैं और परिणीत चोपड़ा बॉलीवुड से हैं। ऐसे में कई बड़ी हस्तियां शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर जाएंगी। शादी को लेकर तैयारी जोरों पर है और खास मेहमानों के रुकने के लिए खास प्रबंध भी किया गया है। उदय विलास में ही शादी में आने वाले मेहमानों को रुकने की जानकारी मिल रही है, तो अन्य बड़ी होटल में भी वीवीआईपी मेहमानों को रुकवाया जा सकता है। देखिए अगली बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, हुड्डा सुरजेवाला के समर्थकों में हाथापाई, चले रात घूंस से थप्पड़। हरियाणा के करनाल में एक बैठक के दौरान एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। यहां पर 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और हाथ चलाए। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए ऑब्जर्वर पहुंचे थे। इस दौरान उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे। इस दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की और लात हाथ पैर चलाए। ऑब्जर्वर योगराज जिला के प्रभारी लहरी सिंह के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे। हुआ यूं कि एक कार पर लगे लाउड स्पीकर से तेज आवाज़ में गाने बजाए जा रहे थे। इतने में वहां पर कांग्रेस से पूर्व जिलाध्यक्ष रहे ओम प्रकाश सलूजा आ गए। उन्होंने लाउड स्पीकर कार से उखाड़ लिया। इससे दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। हाथापाई में सलूजा का चश्मा टूट गया, लेकिन उन्होंने लाउड स्पीकर नहीं छोड़ा और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर लात घूंस से चली। करीब 15 मिनट तक हंगामा चला। यह सारा घटनाक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समन्वयक योगराज भदौरिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वयक जरनैल सिंह और एसएल शर्मा के सामने हुआ। आरोप था कि उन्हें संगठन के गठन के लिए बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई थी। हंगामे के बाद हुड्डा गुट के समर्थक संगठन गठन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विश्वास गृह के अंदर चले गए और बाहर दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी। देखिए अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, जबलपुर रीवा समेत 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून के लंबे ब्रेक के बाद फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसका असर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की जा चुकी है। राजधानी भोपाल में सुबह तेज धूप के बाद शाम होते होते बारिश का दौर शुरू हो गया, जो कि काफ़ी देर तक चला। वहीं नरसिंहपुर में करीब 1.61 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए कई जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें बालाघाट, हरदा और बुरहानपुर जैसे जिले शामिल हैं। इसके साथ ही करीब 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे की मुख्य वजह उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती घेरा और निम्न दाब क्षेत्र के सक्रिय होना है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार रिमझिम बौछारों का दौर जारी है। नर्मदापुरम, बालाघाट, हरदा और बुरहानपुर में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, मरिया, डिंडोरी, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, बिरसा, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, ताजापुर और आगरमालवा जिले में हल्की बारिश की आशंका है। जबलपुर, सतना, रीवा, शहडोल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, बैतूल और खंडवा जिले में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे की मुख्य वजह उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती घेरा और निम्न दाब क्षेत्र के सक्रिय होना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 10 से 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम एक्टिव होगा। इस सिस्टम से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 18 से 20 सितंबर तक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। बता दें, प्रदेश में अब तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। देखिए अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची में 11 सितंबर तक जोड़े जाएंगे नाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। किन्हीं कारणों अब तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नागरिक निर्धारित अवधि तक नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम अथवा QR कोड के जरिए भी फॉर्म भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके अलावा BLO के माध्यम से फॉर्म 6 भरकर ऑफलाइन माध्यम से नाम जुड़वाने की सुविधा है। अंतिम तिथि तक 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जुड़वा सकते हैं। आगामी 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। देखिए अगली बड़ी खबर, मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर। श्रीलंका के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर सचित्रा सेनानायके मैच फिक्सिंग के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। सचित्रा सेनानायके को बुधवार को मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी 2012 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले सचित्रा सेनानायके इससे पहले बॉलिंग एक्शन के चलते भी काफ़ी सुर्खियों में रह चुके हैं। खेल की भ्रष्टाचार जांच इकाई ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सचित्रा सेनानायके को गिरफ्तार किया, जब सुबह उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 सप्ताह पहले अदालत ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। उन पर 2020 श्रीलंका प्रीमियर लीग के मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। उन्होंने कथित रूप से 2 खिलाड़ियों को टेलीफोन पर मैच फिक्स करने के लिए उकसाया था। कोलंबो की चीफ मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने आव्रजन और उत्प्रवासक महानियंत्रक को सचित्रा सेनानायके पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। अटॉर्नी जनरल के विभाग को अदालत का यह आदेश मिला। अदालत को बताया गया था कि अटॉर्नी जनरल को खेल मंत्रालय के विशेष जांच इकाई से पूर्व स्पिनर के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश मिला है। देखिए अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों के लिए आयोग तैयार, वरिष्ठ नागरिक घर बैठे डाल सकेंगे वोट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। वह घर से वोटिंग कर सकेंगे। इस बार कुल 5.52 करोड़ वोटर नई सरकार चुनेंगे। 18.86 लाख वोटर 18 से 19 आयु वर्ग के हैं और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भोपाल में बुधवार को निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा पूरी हो गई है। आयोग के पदाधिकारियों ने 3 दिनों तक अलग अलग स्तरों पर बैठकें की हैं। तैयारियों की समीक्षा की गई। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अनु गोयल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 12 को भरकर घर से वोटिंग कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 5 दिन के भीतर फॉर्म 12D भरकर जमा करना होगा। वोटिंग के लिए निर्वाचन टीम उनके घर जाकर वोटिंग कराएगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी घर जा सकेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों को यह सुविधा दी जाएगी। सक्षम ऐप के माध्यम से इस सुविधा को लिया जा सकता है। इस बार कुल 5.52 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार चुनेंगे। इनमें 6,180 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। प्रदेश में 7,12,000 मतदाताओं की उम्र 80 साल या इससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों की वोटिंग के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 18,86,000 है। यह लोग पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 230 विधानसभाओं में एक AERO नियुक्त किए जाएंगे। इस बार कुल 64,523 मतदाता केंद्र होंगे। 50% से अधिक मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगी। 15,000 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 6,920 मतदान केंद्रों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले 10% या इससे भी कम रही थी। इसे बढ़ाने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। हर बूथ पर औसत 47 वोटर होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था होगी कि प्रिय घटना की सूचना मिलने पर 100 मिनट के भीतर रिस्पांस टीम पहुंच जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को 3 अखबारों में अपनी जानकारी देनी होगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके खिलाफ क्या क्या अपराध दर्ज है। राजनीतिक दलों को भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया। इसके अलावा 5 बजे के बाद ATM के लिए भी नोटों के परिवहन नहीं हो सकेगा।
आयोग ने मतदान के लिए जो भी व्यवस्था की है उसके तहत एक परिवार के सभी सदस्यों का मतदान एक ही पोलिंग बूथ पर होगा। संवेदनशील केंद्रों पर पैरामिलिट्री बलों को तैनात किया जाएगा। जो पहले आएगा उसका वोट पहले पड़ेगा। धन बल और बाहुबल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। 50% से अधिक पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही घर से पोलिंग बूथ की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। इसके लिए 362 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।